Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, and the name of this chapter is a rotational motion. So, that is a quite interesting what we had learned so far. So in this chapter, initially we had discussed the system of particle in which we had discussed the center of mass for one-dimensional system, for two-dimensional system. We also derived some formula of the center of mass of a road, and then after we discussed the conservation of linear momentum in the system of particles. We also had seen that for the system of particle, we can assume that all the forces are to be all the forces applied on the body can be considered to be applied on the center of mass, because when you apply the some resultant external force, the center of mass gains some acceleration. वो भी हमने देखा था. उसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया, एंड देन आफ्टर वी हैड एक्चुअली स्टार्टेड द रोटेशनल मोशन. उसके अंदर उसके अंदर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन किया. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा था कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमने डिराइव किया था. लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में भी हमने रिलेशन डिराइव किया था. तो हमको ये पता चला था कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो स्केलर रिलेशन, जो ओनली मैग्नीट्यूड वाइज जो रिलेशन था, वो v इक्वल्स टू आर ओमेगा था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा. बट लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द वेक्टर इक्वेशन रिलेशन बिटवीन देम इन द वेक्टर फॉर्म? वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर आर. इनटू मत बोलो, क्या बोलना चाहिए? क्रॉस क्रॉस. तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r. दैट वाज द vector relation between the linear and angular velocity. After that, we discussed the relation between the angular acceleration and linear acceleration. तो हमको ये पता चला था कि linear acceleration के दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है ओमेगा क्रॉस v, और ओमेगा क्रॉस v का अगर डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो तो टुवर्ड्स द सेंटर है. तो दैट्स वाई ये ओमेगा क्रॉस v जो है उसको सेंट्रीपिटल या रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि हमने एक्चुअली हमने वो प्रूव करके दिया था कि वो v स्क्वायर बाई r है. एंड फ्रेंड्स, ये जो था वो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट था एक्सेलरेशन का, और एक कंपोनेंट था अल्फा क्रॉस आर. तो ये जो अल्फा क्रॉस आर था वो लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट था. क्यों? बिकॉज उसका डायरेक्शन जो था वो टेंजेंट के डायरेक्शन में मिला था. तो हमको ये पता चला कि अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था उसका फॉर्मूला v स्क्वायर बाई r था, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो अल्फा r था, अल्फा r. अब सपोज ऐसा मान लो कि बॉडी जो है ना वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन में है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशनल मोशन में है. तो अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का अल्फा आर, तो वो जीरो हो जाएगा बिकॉज अल्फा जीरो है. तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशन कर रही है तो फिर पार्टिकल्स के पास एक ही एक्सेलरेशन बचेगा. कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचेगा. उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इतना हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस किया था. एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर. ओके, तो फ्रेंड्स आज हम थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हियर इट इज क्वेश्चन नंबर ये 17 तक डिस्कस, 18 भी डिस्कस कर लिया था.
these are the omega, alpha, omega, and r are the theta, omega, and alpha are the variable quantities, variables of the rotational kinetics. ये भी कर दिया. उसके बाद ये मैंने होमवर्क में दिया होगा या सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर से कराया होगा. ये 19th क्वेश्चन, am I right? Yes, sir. 19 भी कर दिया था. फाइन. और ये टॉर्क से बाकी है, तो 20th क्वेश्चन से बाकी है. इज इट ओके फ्रेंड्स? यही ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो फ्रेंड, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 20th क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, हमको पता है कि जो कोई, अगर कोई बॉडी को आपको मोशन में लाना है, अगर कोई बॉडी एट द रेस्ट है उसको मोशन में लाना है, तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? Force. फोर्स. Force. मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, कोई बॉडी को मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है. इसी हिसाब से अगर कोई स्टेशनरी एट द रेस्ट बॉडी है, उसको अगर आपको रोटेशन में लाना है, तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? Centripetal force. टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा. मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स कर रहा है, the same role is played by torque in the rotational motion. ये जो एनालॉजी है ना, वो हमको फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा बहुत हमको पता है. जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने लॉज ऑफ द कंजर्वेशन डिस्कस किया था हमने लोगों ने, तो उसमें हमने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो था, उसमें ऐसा कुछ था कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स अ लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. और ऐसा ही एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन था, उसमें क्या था? इफ द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. अगर फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है. मतलब ये हुआ कि लीनियर, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स कर रहा है, वही काम यहाँ पे टॉर्क कर रहा है. Torque कर रहा है. इज दैट के टॉर्क है क्या, वो तो पहले समझाना चाहिए ना. ये तो समझ में आ गया, ये एनालॉजी, ये जो सेंटेंसेस है जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके द्वारा एनालॉजी अगर ये पता तो चल गया कि भाई फोर्स इक्वल टू टॉर्क इन द रोटेशन. बट वो है क्या, तो वही तो हम डिफाइन करेंगे आज. तो आज हम टॉर्क क्या है वो डिफाइन करेंगे, और उसके बाद उसके द्वारा क्या होता है वो भी हम समझने का ट्राई करेंगे. तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा जो टॉपिक है, टारगेट है, वो ये है कि टॉर्क क्या है वो हमको समझना है. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? सर, Yes, ये sir. रोटेशनल मोशन में तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा सर रोटेशनल मोशन. देखो, सर्कुलर मोशन अलग चीज होती है एंड रोटेशनल मोशन अलग चीज होती है. जैसे अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ सन के अराउंड जो करता है वो सर्कुलर मोशन है, बट उसके खुद के ओन एक्सिस के अराउंड जो होता है वो रोटेशनल मोशन होता है. इज इट ओके? दोनों अलग चीज है. यस सर. हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं अभी. ओके. यस सर. तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, तो सर ये टॉर्क सिर्फ रोटेशनल मोशन में ही यूज होगा. हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉर्क के द्वारा रोटेशनल मोशन एग्जिस्टेंस में आएगा. तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि टॉर्क क्या है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है. देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे होते हैं कि जिसको हम वर्ड फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको हमको इक्वेशन फॉर्म में डिफाइन करना होता है. सो टॉर्क इज ऑल्सो वन ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वांटिटी कि जिसको हम वर्ड फॉर्म में डिफाइन नहीं करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में डिफाइन करेंगे. तो वो डिफाइन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. यहाँ पे अज्यूम कर लो, ऐसा मान लो कि ये कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये.
आप एक्स वाई जेड एक्सिस किसी को भी बोल सकते हो, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नोटेशन देना है, एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज। क्या यहाँ पे एक्स वाई जेड भी कह सकते हो, इसको भी एक्स वाई जेड कह सकते हो, इसको एक्स बोलो तो इसको वाई जेड बोलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप किसी को भी नोटेशन दे सकते हो। और ऐसा मान लो कि यहाँ पे कहीं पे कोई पार्टिकल है यहाँ पे, और ये जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर, ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ओरिजिन से ही होता है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है। सो फ्रॉम द ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट P इज R। एंड मान लो कि वहाँ पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। सो कोई एक्सटर्नल फोर्स ये पार्टिकल के ऊपर ये डायरेक्शन में कोई किसी ने अप्लाई किया हुआ है। तो डेफिनेशन ये हुआ कि let the R be the position vector of the particle and F be the force, external force on the particle, then the vector product of R and F is defined as a torque on that particle with respect to the origin. So ये इक्वेशन कहाँ से आया ऐसा आपको नहीं पूछना है, बिकॉज ये इक्वेशन खुद ही क्या है, डेफिनेशन है टॉर्क की। इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टॉर्क। टॉर्क का जो सिंबल है वो टाउ, उसको बोलते हैं टाउ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टाउ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टॉर्क। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछता है कि भाई व्हाट इज डिफाइंड, ऐसा पूछता है कि डिफाइंड टॉर्क, तो आपको क्या बोलना है कि भाई लेट वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड वेक्टर एफ बी द force on the particle, then the vector product of a vector r and vector f, that is r cross f, is defined as a torque on that particle with respect to the origin. So this is what is the definition of the torque. Is it okay, friends? Everybody understood up till this point? यस सर। अब थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे टॉर्क का अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका डायरेक्शन के बारे में भी सोचेंगे। So magnitude of the torque, can I say it is equals to RF sin theta, यस सर। where theta is the एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड angle वेक्टर between एफ। the vector r and vector। अब देखो मुझे ये बताओ कि वेक्टर r and वेक्टर f के बीच में एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ठीक है। मेकिंग हियर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक हियर। वो लोग ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट्स लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जो एंगल होगा ना वो r and f के बीच का एंगल होगा, ये एंगल सोचते हैं, बट ये गलत चीज़ है। देखो ऑलवेज याद रखो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, इसका मतलब हुआ कि दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। तो वेक्टर के बीच का एंगल का मतलब ऐसा हुआ कि उसके जो डायरेक्शंस होते हैं ना, वो उनके बीच में जो एंगल होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये वेक्टर r का डायरेक्शन है और ये वेक्टर f का डायरेक्शन है। तो ये जो दोनों के डायरेक्शंस जो होते हैं उसके बीच पे जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच में, तो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर r एंड f। देखो ये वेक्टर r का डायरेक्शन है, ये वेक्टर f का डायरेक्शन है, तो दोनों के डायरेक्शन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला भी कह सकते हो, दोनों के डायरेक्शन के बीच में। वैसे तो ये होता है, but this similar angle is formed here as well. Is that clear? Is that clear to you, friends? यस सर। So always remember the angle between the two vector is equals to the angle between their directions. तो आपको direction को सोचना है और उसके बाद आपको एंगल को बनाना है। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। यस सर। ओके। सो फ्रेंड्स चलो एक काम करते हैं, हम है ना ओरिजिन से ये जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन से फोर्स लग रहा है उसको फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो ओरिजिन से फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड लेट दिस पॉइंट बी द एम। चलो उसको क्यू बोल देते, कोई भी बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं। अब फिगर को देख के मुझे बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए। ओ क्यू बाय ओपी। हाँ वेरी गुड। सो ओ क्यू अपॉन ओपी, ओपी के बदले आर लिखो चलेगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यस सर, यस सर। देखो ट्राइगोनोमेट्री में कभी भी वेक्टर नहीं होते, उसके मैग्नीट्यूड ही होते हैं, तो इट इज अ मैग्नीट्यूड वेक्टर आर। सो ओ क्यू इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इज दैट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो अभी है ना, मैंने डेफिनेशन तो देखो पहले मैंने क्या किया कि उसका डेफिनेशन दिया टॉर्क का, अब मैं है ना उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ और उसके बाद लास्ट में उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये आर एफ साइन थीटा के बदले एफ इंटू आर साइन थीटा लिखी तो चलेगा फ्रेंड्स? यस सर। ये तो मल्टीप्लीकेशन में ही है ना सारा चीज, तो आर एफ साइन थीटा लिखो या एफ आर इंटू साइन थीटा लिखो चलेगा, सब कुछ सेम ही हुआ। बट आर साइन थीटा वैसे है क्या? ओ क्यू। ओ क्यू, और वैसे ओ क्यू क्या है? Perpendicular distance from So origin. that's why I can say the torque is nothing but it is a magnitude of a force into a perpendicular distance, magnitude of the force into the perpendicular distance of a force from the origin. from a reference point, and generally a reference point is taken as the origin. तो ये हुआ टॉर्क का मीनिंग कि टॉर्क है क्या। तो टॉर्क ये है भैया कि भाई इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स और लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो दैट इज व्हाट इज द टॉर्क। और इसको क्या बोलते हैं बताया आपको? इसको हम बोल सकते हैं, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। With respect to origin, with respect to the reference point, that is a reference point. चलो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया टॉर्क का कि भाई टॉर्क जो है ना वो उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फोर्स इनटू ओरिजिन से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। चलो अब हम टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। पहले हमने टॉर्क को डिफाइन किया, फिर उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमने सोचा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? उसका डायरेक्शन निकालेंगे। चलो कोई मुझे बताएगा डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का? है कोई माइका लाल जो मुझे सोच के बताएगा कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? देखो मैं हिंट आपको दे रहा हूँ कि टॉर्क जो है ना उसका फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, उसका Sir, force. एफ है। तो अब मुझे सोच के बताओ कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क? Force. Direction of force. बोलो टॉर्क। In the direction of force. रॉन्ग आंसर, चलो रॉन्ग आंसर। और परपेंडिकुलर। अच्छा हेतवी आप थोड़ा ज्यादा मतलब फिर से बोलो, आप क्या बोले? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, मेरे परपेंडिकुलर या तेरे परपेंडिकुलर? Sir, R टू and द F के प्लेन। टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय। R and F. हाँ अब 3-4 लोगों ने मिलकर ये पूरा किया। तो देखो ये आर टॉर्क है क्या, तो वो तो आर क्रॉस एफ है, तो मतलब टॉर्क का डायरेक्शन मतलब आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन। तो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन तो हमको पता है कैसे मिलता है, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। हाउ कैन यू, हमको वैसे भी ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे मिलता है हमको पता है, कैसे मिलेगा? वो राइट हैंड स्क्रू से मिलेगा।
but that should be perpendicular to the plane formed by that two vectors. मैं ऐसा कह सकता हूं कि direction of the torque is perpendicular, direction of torque is perpendicular to the plane formed by vector r and vector f, and that can be found by Right hand screw rule. फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, मैंने जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये कौन से डायरेक्शन में आएगा? ये जो प्लेन है ना वो वाईजेड प्लेन है, तो वो तो दिख रहा है कि मैंने जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे जो प्लेन है वो वाईजेड प्लेन है। तो मुझे ये बताओ कि मेरे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है, जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, उसके लिए टॉर्क का डायरेक्शन क्या मिलेगा मुझे? यू हैव टू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम आर टू एफ, आर से एफ की तरफ स्क्रू को रोटेट करना है। आप राइट हैंड, नेगेटिव मतलब हाँ, आप राइट हैंड फिंगर को भी रोटेट कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ टॉर्क कौन से डायरेक्शन मिलेगा आपको? नेगेटिव वाई एक्सिस के जैसा मतलब। ओके, देखो ये वाईजेड प्लेन है, ये प्लेन जो है वो ऑलरेडी वाईजेड प्लेन है, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो एक्स होगा। तो अब मुझे ये बताओ पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? नेगेटिव एक्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे वापस से मिस्टेक करते हैं। पॉजिटिव एक्स। देखो, मैंने जब ऐसा बोला कि आपको स्क्रू को रोटेट करना है आर टू एफ, तो देखो मेरी बात सुनो क्या मिस्टेक होती है। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये रहा आर, ये रहा एफ, तो स्क्रू को आपको आर से एफ तरफ रोटेट करना है, तो ऐसे रोटेट करने लगते हैं, तो ये गलत बात है। तो आप ऐसे रोटेट करोगे तो वो अंदर जाएगा, बट वो गलत है। आपको स्क्रू को आर से एफ रोटेट करना है, इसका मतलब क्या, आर के डायरेक्शन से एफ के डायरेक्शन में रोटेट करना है। देखो वेक्टर का डायरेक्शन देखना है आपको। You have to rotate the screw from R to F. That means you have to rotate the screw from the direction of R to the direction of F. तो ये R का जो डायरेक्शन है ना, ये वो जो डॉट, ये दिख रहा है ना आपको, डॉट 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 डॉट, ये आपका R का डायरेक्शन है और ये F का डायरेक्शन है। तो ये आपका R का डायरेक्शन हो और ये आपका F का डायरेक्शन है। तो आपको रोटेट कहाँ से कहाँ पे करना है? ऐसे करना है, राइट टू लेफ्ट। हाँ, अब आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली? तो ये मिस्टेक होता है। तो ये आपका R का डायरेक्शन है, ये आपका F का डायरेक्शन है। आपको स्क्रू को R से F का मतलब R के डायरेक्शन से F के डायरेक्शन रोटेट करना है। तो आप ऐसे रोटेट करोगे तो आपका थंब बाहर की तरफ आएगा। देखो राइट हैंड फिंगर आप रोटेट करो इस हिसाब से, तो आपका थंब बाहर की तरफ आएगा। यस सर। फ्रेंड्स, अब आपको पता चला वो ये राइट हैंड स्क्रू कैसे, राइट हैंड स्क्रू कैसे अप्लाई करना है? क्या ये चीज आपको समझ में आया? सर एक बार फिर से समझो। सर आएगा तो पॉजिटिव एक्स ना, मतलब हाँ, तो पॉजिटिव एक्स ही आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे इन दिस एग्जांपल इट इज पॉजिटिव एक्स। तो देखो किसी ने ऐसा बोला, फिर से समझाओ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले आर का डायरेक्शन कौन सा है वो देख लो। तो ये वाला है वो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। और ये जो है वो किसका डायरेक्शन है? ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया वो फोर्स का। तो आपको क्या करना है कि आर क्रॉस एफ फाइंड करना है। तो आपको रोटेट स्क्रू करना पड़ेगा आर टू एफ, मतलब आर टू एफ नहीं, आर के डायरेक्शन से एफ के डायरेक्शन तक। आर टू एफ का मतलब आर के डायरेक्शन से एफ के डायरेक्शन तक। तो ये वाला आपका आर का डायरेक्शन है, ये वाला आपका एफ का डायरेक्शन है। तो ऐसे रोटेट करो, तो करो रोटेट। आपके फिंगर भी रोटेट कर सकते हो। आपको ऐसा राइट हैंड फिंगर ऐसा रोटेट करो तो आपका थंब कहाँ पे जाएगा? अब देख के मुझे बताओ। जस्ट रोटेट योर, यस सर। तो आ गया बाहर बाहर आएगा की साइड, मतलब बाहर आ जाएगा ना, तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। इज इट ओके नाउ? यस सर। चलो one more thing in the depth, we must mention the reference point
in the definition of the torque, Q. सर हम ये स्क्रू को राइट साइड परपेंडिकुलर नहीं रख सकते? क्या बोल रहे हो आप? ये राइट साइड परपेंडिकुलर नहीं रख सकते, मतलब ऐसे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको किसका डायरेक्शन फाइंड करना है, आर क्रॉस एफ फाइंड करना है या एफ क्रॉस आर फाइंड करना है? आर क्रॉस एफ। तो आपको रोटेट कहाँ से कहाँ पे करना पड़ेगा? रोटेट नहीं सर, प्लेस कर सकते हैं इस यू हैव साइड। टू प्लेस द स्क्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपको स्क्रू को तो परपेंडिकुलर ही प्लेन प्लेस करना है। तो आपका जो मोबाइल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर स्क्रू को प्लेस करो और फिर रोटेट आर के डायरेक्शन से एफ के डायरेक्शन पे। तो स्क्रू इनवर्ट जाएगा या बाहर आएगा वो देख लो आप। दैट्स इट। यस you सर। have to put the screw perpendicular to the plane formed by vector r and vector f। तो ये प्लेन कौन सा है? तो आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है ना वही उसका प्लेन है, बिकॉज वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ को मैंने आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ही लिया हुआ है। ओके, तो यू जस्ट पुट द स्क्रू परपेंडिकुलर टू दैट मोबाइल स्क्रीन एंड रोटेट इट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ आर टू डायरेक्शन ऑफ द एफ। तो वो स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा स्क्रू ड्राइवर से अगर रोटेट करोगे ना। तो आया बात समझ में? यस सर। ओके, तो और एक चीज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी मेंशन्ड, must be mentioned in the definition of torque Q, because as a location of a reference point changes, अगर आपका रेफरेंस पॉइंट का लोकेशन चेंज हो जाता है तो टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। रेफरेंस लोकेशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट changes, then torque is also going to be changed। तो इसके वजह से आपको टॉर्क का जो डेफिनेशन मैंने बोला था, आपको पता है मैंने क्या डेफिनेशन बोला था? मैंने ये बोला था कि आर क्रॉस एफ इज डिफाइंड एज अ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ऐसा मैंने बोला था, विथ रिस्पेक्ट टू बोल दे, मेंशन करना जरूरी है। क्यों? बिकॉज अगर आप ओरिजिन का मतलब रेफरेंस पॉइंट का लोकेशन चेंज करोगे तो वेक्टर आर चेंज हो जाएगा। अगर वेक्टर आर चेंज हो जाएगा तो आपका टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? तो ये आपका टॉर्क खत्म हुआ। ये टॉर्क का थ्योरी यहाँ पे टॉर्क ऑन द सिंगल पार्टिकल खत्म हुआ। क्या ये थ्योरी आपको समझ में आया? इज इट ओके फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, सर। ओके, तो ये टॉर्क हमने डिफाइन किया। इट इज द टॉर्क ऑफ अ सिंगल पार्टिकल आर क्रॉस एफ। अब सोचो कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सबके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। बहुत सारे पार्टिकल है सिस्टम में और सबके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। assume that the position vector of the different particles are r1 vector r1 vector r2 up to vector rn, and the force acting on that particles are be the f1 f2 up to fn। तो सारे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहे हैं अलग अलग, तो उसके सभी पार्टिकल के ऊपर भी टॉर्क भी लगेगा। टाउ वन इज इक्वल्स टू r1 क्रॉस f1, टाउ टू इज इक्वल्स टू r2 क्रॉस f2 एंड टाउ एन इज इक्वल्स टू rn क्रॉस fn। तो अगर आपको रिजल्टेंट टॉर्क फाइंड करना है पूरे सिस्टम का तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? आपको वो summation. समेशन, वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। सो दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट टॉर्क। देखो ये रहा। तो ये जो नेक्स्ट थ्योरी है वो जस्ट समझने के लिए है। सीधी सी बात है कि अगर बहुत सारे पार्टिकल है और उसके पोजीशन वेक्टर r1 r2 अप टू rn है और उसके ऊपर लग रहे हैं जो फोर्स वो f1 f2 अप टू fn है, तो उसका रिजल्टेंट अगर आपको टॉर्क फाइंड करना है तो ये हिसाब से आपको सीधी सी बात है उसके सारे टॉर्क का समेशन करना पड़ेगा। दैट विल गेट यू द रिजल्टेंट टॉर्क। उसमें क्या है? तो ये 21 क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके
फ्रेंड्स ये टॉर्क का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा ना। उसका यूनिट क्या होगा, तो बोले फोर्स है, डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर का यूनिट मीटर होता है, तो टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर के हिसाब से आप लिख सकते हो। जो वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का होगा। तो फ्रेंड्स ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमने डिस्कस किया, एक बार रफली फटाफट देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। टॉर्क, एक्सप्लेन द टॉर्क एक्टिंग द पार्टिकल, शो दैट द टॉर्क इज मोमेंट ऑफ द फोर्स। देखो पहले तो हमने क्या किया कि फिगर का डिस्क्रिप्शन किया, इसके बाद टॉर्क का डेफिनेशन हमने दिया और हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है। तो बोले ये फोर्स है इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द ओरिजिन, एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स। इसको मोमेंट ऑफ द फोर्स भी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। Thus, the torque is the moment of the force with respect to the given reference point. So, following point should be noted. Number 1, a vector quantity है और उसका direction plane से perpendicular है. Number 2, उसका unit dimensional formula दिया हुआ है. And number 3, we must mention the reference point in the definition of the torque. Okay. Some more information regarding torque. Torque is an important quantity of the rotational dynamics. The role of a torque in the rotational motion is similar to the role of a force in the translational motion. वो हमने पहले ही डिस्कस किया। अब कुछ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है बट वो आपको याद रखना है। ये एक पॉइंट है वो आप हमेशा याद रखना। ये एक बार नीट JEE के एग्जाम में ये पूछा था। इफ द रोटेशनल मोशन इज अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस with the n cap as a unit vector। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन का अगर यूनिट वेक्टर n cap है और कोई आपको पूछता है कि टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट वो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको लिखना है टाउ डॉट n cap। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर कोई बॉडी का जो रोटेशन हो रहा है उसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका यूनिट वेक्टर n cap है, उसका यूनिट वेक्टर n cap है, और आपको पूछा है कि भाई विच कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रोटेशन, टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको क्या करना है टाउ डॉट n cap। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। सपोज कि ऐसा दिया गया है कि भाई बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो कुछ 2i cap माइनस 3j cap प्लस 5k cap है, और जो जिस एक्सिस पे बॉडी रोटेट हो रही है, जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट हो रहा है उसका यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लो कि 1/√3 i cap प्लस j cap प्लस k cap है। तो विच इज द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क, ऐसा सपोज कि एमसीक्यू में पूछा है, तो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क as just I told you that is given by tau dot n cap। तो आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता है। सो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि ax भी, अच्छा एक स्टेप बढ़ा, चलो एक स्टेप में लिखता हूँ, वैसे डॉट प्रोडक्ट करना तो आपको पता ही होगा। डॉट 1/√3 i k प्लस j k प्लस k cap। तो अब ये 1/√3 तो को बाहर निकाल दो, और ये 2i याद है ना, ax bx ay by az bz, तो 2 into 1 डॉट प्रोडक्ट, तो 2 into 1 2 प्लस माइनस 3 into 1 तो माइनस 3 प्लस 5 into 1 तो 5। तो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क विल बी 5 + 2 7 - 3 4/√3। तो ये आपका न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज योर आंसर। So responsible component of the torque for the rotation of the body with respect to the axis of rotation having unit vector n cap can be given by tau dot n cap। ये आपको याद रखना है। Is that clear friends? Yes sir. यस सर। और एक मस्त बात मैं आपको बताऊं, चलो आपके घर में फैन होगा, यस और नो? Yes sir. तो फैन मान लो कि आपने स्विच ऑन नहीं किया हुआ है, वो एट द रेस्ट पे है, तो अब आप है ना फैन के कोई एक ही पार्टिकल को आप फोर्स प्रोवाइड करोगे, तो क्या वही पार्टिकल मोशन में आएगा या पूरा फैन रोटेशनल मोशन में आएगा? पूरा फैन पूरा रोटेशनल मोशन में। तो मैं यही बता रहा हूँ कि रिजिड बॉडी होता है, जो रिजिड बॉडी, तो हमको पता है कि जब तक सॉलिड बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सॉलिड बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब टूटती नहीं है या बेंट नहीं होती है,
तो उसको रिजिड बॉडी हम मान सकते हैं। तो रिजिड बॉडी के कोई एक ही पार्टिकल के पे अगर हम फोर्स प्रोवाइड करते हैं, टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, तो भी पूरा रिजिड बॉडी रोटेशन में आ जाता है। एंड दैट इज व्हाई that provided torque of the single particle is not just a torque on the single particle, it can be considered as a torque of the whole body. whole body. तो वो चीज भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि in the rotational motion of the rigid body it is not necessary to apply the force on the all the particles of the body, since the relative position of the particle of the rigid body are remains invariant. A torque applied on any single particle can be considered to be a torque of the whole body. So if the F is the force on the single particle and R is the position vector of that particle, then R cross F is not just a torque of that single particle, it can be considered to be the torque of the whole body. Is it clear, friends? Yes, sir. तो ये चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट मैंने ये आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप के लिए ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसक्यू भी है, ये एमसीक्यू भी इसके बेस पे एमसीक्यू पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, तो ये सिंगल पार्टिकल के टॉर्क का जो थ्योरी था वो हमने क्लियर किया। उसके बाद बहुत सारे अगर पार्टिकल के सारे पार्टिकल के अलग अलग फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट टॉर्क भी हमने फाइंड किया। चलो अब मुझे ये बताओ कि अगर वापस से चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ, तो मुझे ये बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर कोई बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो एक इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन था कि अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो क्या होता है। तो दो चीज हो सकती है, कोई बताएगा मुझे क्या हो सकता है? It will be in constant velocity or at rest. तो अगर कोई बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो अगर वो बॉडी एट द रेस्ट है तो इट विल बी रिमेन्स एट द रेस्ट, and if it is moving with the constant velocity it will continue to move with the same velocity. Yes or no, friends? Yes, sir. तो चलो इसी स्टेटमेंट को रोटेशनल मोशन के लिए कोई बोल के बना के देगा मुझे? इसी स्टेटमेंट को रोटेशनल मोशन के लिए कोई मुझे बना के देगा? देखो मैं स्टेटमेंट वापस से बोलता हूं कि if the resultant force on the body is 0, then the body which is at the rest remains at the rest, and body which is moving with a constant velocity will continue to move with the same velocity. तो ये स्टेटमेंट को मुझे रोटेशनल काइनेमेटिक्स में बोलना है। तो देखो पहली बात ये है कि फोर्स के बदले मुझे क्या बोलना चाहिए? Torque. Torque. चलो बना दो तो फिर स्टेटमेंट बोलेगा कोई? है कोई माइका लाल? If the torque on the body, if the resultant torque on the body is 0, then the body will be at rest or the body will be moving with average angular velocity. कांस्टेंट, एवरेज नहीं। Constant angular velocity. हाँ सही बात है आपका। If the resultant external torque on the body is 0, then the body at the rest remains at the rest, and the body which is rotating with the constant angular velocity will continue to rotate with the same angular velocity. चलो क्या ये, एंड इसको जो बोलते हैं ना उसको क्या, ये जो मैंने बोला ना उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन का इक्विलिब्रियम है, ऐसा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के इक्विलिब्रियम को समझाना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? ट्रांसलेशन बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट फोर्स को 0 करना पड़ेगा। 0 करो। एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रिजल्टेंट टॉर्क 0 करना। टॉर्क 0 करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लो एक बार, मैं थोड़ा एक आध मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो। तो वो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा हुआ है। वैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो आपको पहले से ही पता है, बट यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है। तो रिजल्टेंट टॉर्क 0 होता है, मतलब टॉर्क का एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट 0 होगा। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आया? देखो तो एक बार।
इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या ये चीज आपके समझ में आई? Yes, sir. चलो अब और एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो एक अभी जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सेम टू सेम है, एक नया क्वांटिटी है। अब जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग ऑन द एंगुलर मोमेंटम। चलो अभी जो क्वेश्चन है वो एंगुलर मोमेंटम के रिगार्डिंग है। चलो मुझे ये बताओ कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स कर रहा है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा है? टॉर्क। तो Torque. टॉर्क का डेफिनेशन हमने क्या दिया? Vector R cross vector F. आर क्रॉस एफ। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes. अब मुझे ये बताओ Yes. मोशन में लीनियर मोमेंटम है, ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम है, तो रोटेशनल मोशन में क्या आएगा? Angular momentum. Angular momentum. एंड एंगुलर मोमेंटम का सिंबल जो है ना वो एल है। तो फिर एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करना चाहिए? ऊपर को देख के देखो, ऊपर देख लो तो उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? देखो फिर से एक बार ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स आता है तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क आता है, एंड वी हैड डिफाइंड द टॉर्क एज आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ट्रांसलेशन मोशन में मोमेंटम आता है, R cross P. रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आता है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? आर क्रॉस पी होना चाहिए। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ वो मैं आपको एंगुलर मोमेंटम का थ्योरी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आपको ये पता चल गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम का जो थ्योरी है वो डिट्टो टू डिट्टो, लिट्टो टू लिट्टो कैसा रहेगा? लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो थ्योरी है वो एग्जैक्टली कैसा रहेगा? जो टॉर्क का थ्योरी था ना वो सेम टू सेम ही रहेगा। टॉर्क के लिए जो थ्योरी हमने अभी डिस्कस किया था उसी टाइप का एंगुलर मोमेंटम के लिए भी रहेगा। वापस से एक नया क्वांटिटी पिक्चर में आ रहा है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो मान लो, वापस से मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको मान लो कि एक्स है, इसको मान लो कि वाई है, इसको मान लो कि जेड है। अभी हमारा जो पार्टिकल है वो कहीं पे यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे हमारा पार्टिकल पड़ा हुआ है। कहीं पे भी हम 3 डायमेंशन में कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मैंने ये पार्टिकल को यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से अगर हम कंसीडर करें तो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। और ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है, उसका कुछ इस डायरेक्शन में उसका कुछ मोशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि मोमेंटम जो होता है ना वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है, बिकॉज मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv। और अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में से मोमेंटम जा रहा है उसका लाइन ऑफ। तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया दैट इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन है। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डिफाइन करना है एंगुलर मोमेंटम को। तो ऐसा हम डेफिनेशन देंगे कि भाई इफ द वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एंड वेक्टर p is its linear momentum, then the cross product, vector product of vector r and vector p is defined as a angular momentum of that particle with respect to the origin। ये वापस से उसके डेफिनेशन में इसको मेंशन करना पड़ेगा। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? तो अब ये इक्वेशन कहाँ से आया ऐसा नहीं पूछना है, बिकॉज ये इक्वेशन खुद ही क्या है? डेफिनेशन है। ये Angular इक्वेशन momentum। खुद ही डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का।
इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप निकाल सकते हो ना, आर का यूनिट जो होगा वो मीटर होगा, अब मोमेंटम का होगा केजी मीटर पर सेकेंड, तो फाइनली इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके पहले हम एक और चीज़ करेंगे, एंगल पता कर देंगे। तो वेक्टर आर एंड वेक्टर पी के बीच का एंगल, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो आर एंड पी के बीच का एंगल है? यस और नो? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड वेक्टर पी? यस और नो? Yes, sir. गंदी बात, गंदी बात। अभी मैंने आपको समझाया कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। आपको उन लोगों का, उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन को पता करना है, और दोनों के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है ना, वो आपको सोचना है, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये जो है ना, वो वेक्टर आर का डायरेक्शन है, ये वेक्टर पी का डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका दोनों के बीच का एंगल होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो अब है ना, हम काम करते हैं, एक मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हैं, एंगुलर मोमेंटम के। तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा। तो फ्रेंड्स, अब मैं है ना वापस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। कहाँ से कहाँ पे? तो बोले ओरिजिन से ये लीनियर मोमेंटम का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ओरिजिन से लीनियर मोमेंटम का जो लाइन ऑफ एक्शन है, वहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और पॉइंट को आर कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होना चाहिए। तो अब सोच के बताओ कि ये साइन थीटा क्या रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा? OR upon OQ. ओ आर अपॉन ओ क्यू के बदले आर लिख दो, चलेगा? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Yes, sir. तो अब जाके पता चला कि ये जो आर साइन थीटा है ना, वो ओ आर है, और ओ आर एक्चुअल में क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है उससे ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो एल है इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, मतलब पी इंटू आर साइन थीटा। बट ये आर साइन थीटा तो क्या है भैया? OR. OR. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। Perpendicular distance. So that's why I can say that the angular momentum is nothing but it is actually a linear momentum. The magnitude of the linear momentum का magnitude into क्या आएगा? Perpendicular distance of Distance from from the the reference point into the perpendicular distance of a linear momentum from origin और रेफरेंस पॉइंट। क्या ये चीज आपको पता चला? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो, वो फोर्स में हमने मोमेंट ऑफ द फोर्स बोला था, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज इक्वल्स टू द moment of momentum. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द Reference point. with respect to the origin। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. और फिर वो बाकी के सारे टर्म्स भी सेम टू सेम, डायरेक्शन के बारे में सेम टू सेम आप लिख सकते हो कि भाई इसका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड स्क्रू लॉ एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर आर एंड वेक्टर पी। वेक्टर आर एंड पी के बीच पी का जो प्लेन है ना, उसके वो परपेंडिकुलर रहेगा इसका डायरेक्शन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे भी डेफिनेशन के अंदर रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन चेंज करोगे तो ये एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो वी मस्ट मेंशन रेफरेंस पॉइंट
एट ए टाइम ऑफ डिफाइनिंग द एंगुलर मोमेंटम। तो फ्रेंड्स आज हमने दो नए क्वांटिटी सीखे, एक टॉर्क सीखा और एक एंगुलर मोमेंटम सीखा, बट फॉर्चुनेटली दोनों का डेफिनेशन सेम टू सेम ही है। एक में r क्रॉस f है, दूसरे में r क्रॉस p है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो और यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना है। चलो ऐसा मान लो कि हमको ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर r का जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो xi प्लस yj प्लस zk है, और ये जो मोमेंटम है ना उसके कंपोनेंट pxi के प्लस pyj के प्लस pz के कैप है। और आपको सपोज कि आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का टेक्निक मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, डिटर्मिनेंट्स वाला, याद है आपको? यस सर। i j k JK r है ना, तो r के कंपोनेंट x y z, फॉर p है तो p के कंपोनेंट px py pz। फिर याद है आपको प्लस माइनस प्लस, लेफ्ट राइट लेफ्ट, याद है? तो आई कैप आजू बाजू गरज ने खाजे काजू काजू। बाजू, तो क्या लिखना चाहिए आई कैप के बाजू में? वाई पी जेड जेड पी प्लस जेड। चलो फिर क्या लिखूं मैं? एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। हाँ, माइनस जे कैप एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स एंड प्लस की कैप आजू बाजू, तो एक्स वाई पी एक्स। माइनस वाई पी एक्स। अगर आपको यहाँ पे माइनस के बदले प्लस लिखना है तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो तो ये माइनस के बदले प्लस हो सकता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम का पूरा थियोरी यहाँ पे जो है ना वो मैंने कंप्लीट किया। मैंने एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 को अभी स्किप किया है, 22 को मैंने अभी स्किप किया है। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझा दिया एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एक क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना और 25 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट 24 एंड 20 क्वेश्चन नंबर 2020 ये 20 एंड 24 सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो, लिट्टो टू लिट्टो है, सेम टू सेम। और देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंट। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 24? यस सर। यस सर। देखो क्या लिखा है कि एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड शो दैट इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर है यहाँ पे, लीनियर है। शो दैट इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। तो देखो ये फिगर मैंने बताया, आप कहीं पे भी ये जो पॉइंट है ना क्यू पॉइंट, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक्स वाई जेड में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू शो द पॉइंट हियर, यू कैन आल्सो शो दिस पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल, यहाँ पे भी दिखा सकते हो। In a figure, Q is a point of a mass m having the position vector OQR in the Cartesian coordinate system. Vector v is the linear velocity of the particle, so it's a linear momentum p is equals to mv. Here, it is not necessary that the particle q should be on the rigid body, and it should move over a curved path. Let the angle of the vector and vector p be the theta, मतलब थीटा यहाँ पे नहीं आएगा, ये थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, दोनों के डायरेक्शन के बीच का। एंड वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ अब डेफिनेशन आया, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर r and वेक्टर p is defined as an angular momentum L with respect to the point O। तो ये उसका डेफिनेशन है, ये इक्वेशन खुद ही उसका डेफिनेशन है। फिर यूनिट लिखा हुआ है लिखा है कि डायमेंशन उसके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। और ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो वो z डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे xy प्लेन में सारा कुछ है। तो अगर आप वेक्टर r से वेक्टर p की तरफ स्क्रू घुमाओगे तो वो ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव z के डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे xy प्लेन के अंदर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, तो स्क्रू अगर आप घुमाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। और फिर वो प्रूव किया है
कि भाई ये उसका मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा है, सो ये p इंटू ओ आर हो जाएगा, और ओ आर तो क्या है, thus the angular momentum of the particle is equals to magnitude of the linear momentum into the perpendicular distance of the linear momentum from the reference point. Hence the angular momentum is nothing but it is the moment of linear momentum about the reference point. So ये theory आपको समझ में आया friends? Yes, sir. Yes, sir. This is completely compatible. This is completely compatible with the question number 20. Okay. Yes. Yes, sir. और 25 क्वेश्चन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे मिल सकता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके. अब आज मैं एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ, बट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कपल, मोर प्रिसाइजली व्हाट इज अ फोर्स कपल. फोर्स कपल की बात है यहाँ पे, और कोई कपल की बात नहीं है, फोर्स की बात है, और कोई कपल की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो फोर्स कपल की बात है यहाँ पे. तो व्हाट इज अ फोर्स कपल एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ अ मोमेंट ऑफ कपल. तो फ्रेंड्स कपल का मतलब क्या होता है, बोलो मुझे ये बताओ पहले, कपल का मतलब क्या होगा? पैर 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 मतलब इन द नंबर 2, यस पैर ऑफ 2, उसको कपल है. तो यहाँ पे फोर्स कपल की बात है, तो मतलब दो फोर्सेस की बात है. सो इफ वी अप्लाई two forces in such a manner that they are in the same magnitude, number one, number two, opposite in the direction, and number three, the lines of actions are not same, that is they are non collinear. तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन से तीन कंडीशन? नंबर वन, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए. नंबर टू, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए. एंड नंबर थ्री, उसके लाइन ऑफ एक्शंस अलग होने चाहिए, मतलब कोलिनियर होने चाहिए नहीं, नॉन कोलिनियर होने चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो फोर्स कपल है. और मुझे यहाँ पे वो फोर्स कपल के द्वारा कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, आई वांट टू फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स कपल. तो अभी जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है. तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो ये है कि what is a force couple, derive formula of a force couple, formula of a torque by the force couple, formula of a torque by a force couple. So that is a question and that is a very most important. और इसका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा ना, वो भी आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो उसको ये जो लास्ट में जो हम कुछ डिराइव करेंगे वो आपको एज ए 12th स्टैंडर्ड भी आपको याद रखना है. चलो, तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है. इफ टू फोर्सेस हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड, same magnitude and the opposite direction Non-collinear. and they should be non-collinear, then such kind of two forces is known as a force couple. तो अब यहाँ पे मुझे है ना टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं ना दो फोर्सेस है तो दोनों के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क फाइंड करके उसका वेक्टर एडिशन कर दूंगा, तो मुझे रिजल्टेंट टॉर्क मिल जाएगा.
Sir, can you please repeat? हाँ, मेरा टारगेट क्या है अभी? ये To find the couple. कपल के द्वारा, फोर्स कपल के द्वारा कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं है ना दोनों फोर्सेस का, दोनों फोर्स के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेक्टर एडिशन कर दूंगा। दोनों फोर्सेस के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेक्टर समेशन कर दूंगा, तो मुझे रिजल्टेंट टॉर्क मिल जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंट P है वहाँ पे पार्टिकल नंबर 1 है पॉइंट P पे, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R1 है। पॉइंट P पे पार्टिकल 1 है, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 है। पॉइंट Q जो है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। और ऐसा पता चला है कि यहाँ पे जो फोर्स है ना, यहाँ पे जो फोर्स है वो कुछ ऐसे है। तो दिस इज द वेक्टर F1 एंड दिस वन इज अ वेक्टर F2। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है? Yes, sir. Yes, sir. एंड दूसरी बात कि हम है ना ऐसा मान के चलेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। तो ये दोनों जो फोर्सेस है ना वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। और उसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, क्या उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। तो उसका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। जैसे F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है एंड F2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों एक कोलिनियर नहीं है। देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, सो दे आर नॉट द कोलिनियर। तो मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स कपल प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, बिकॉज डेफिनेशन का फॉलो, वो डेफिनेशन को फॉलो तो कर ही रहा है। मतलब ये दोनों फोर्सेस फोर्स कपल तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो मेरा टारगेट क्या है? तो टारगेट इज आई वांट्स टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क बाय दिस फोर्स कपल। सो वांट्स टू फाइंड अ टॉर्क बाय दिस कपल। तो अगर आपको रिजल्टेंट टॉर्क फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों टॉर्क का एडिशन। अब टाउ 1 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? सो टाउ 1 इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1 एंड टाउ 2 इज इक्वल टू R2 क्रॉस F2। चलो ये पता चला आपको अकॉर्डिंग टू टॉर्क। बट हम Yes, sir. पता है कि हम F2 के बदले क्या लिख सकते हैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ F2 माइनस माइनस F1, Yes, बिकॉज सेम Yes, मैग्नीट्यूड sir. है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दे आर अपोजिट वेक्टर्स। तो कैन आई राइट F2 इज इक्वल टू माइनस F1? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा? तो बोले R1 क्रॉस F1। अब F2 के बदले माइनस F1 लिख दो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड बचेगा R2 क्रॉस F1। तो अगर F1 को कॉमन ले लेते हैं, देखो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, आपको ऑर्डर को मेंटेन करके कॉमन लेना है। तो R1 माइनस R2 क्रॉस F1, ऑर्डर को मेंटेन करके उसको कॉमन लो। तो F1 को मैंने कॉमन ले लिया। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा मान लेते थे, देखो मुझे है ना R1 माइनस R2 वेक्टर कहीं पे फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला के ऊपर से पता चला कि मुझे R1 माइनस R2 वेक्टर भी लाना पड़ेगा पिक्चर में। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2। क्यों? तो टेम्परवरी ऐसा मान लो कि ये x है, x, तो R2 प्लस x हेड टेल लू, R2 प्लस x इज इक्वल टू R1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 minus R1. R2 माइनस R1। चलो ऐसा मान लो कि यहाँ पे एंगल जो है ना वो थीटा है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो वेक्टर है ना उसको मैं x बोल देता हूँ
तो आई कैन से R2 plus x is equals to R1, हेड टेल लो, R2 plus x is equals to R1, तो x is equals to क्या हो जाएगा? R1 minus R2. R1 minus R2, तो वही तो लाना था ना। तो ये वाला जो वेक्टर है ना वो R1 minus R2 है, वो कंफर्म हो गया, वो कंफर्म हो गया। तो ये जो ब्लू वाला जो है वो क्या है? R1 minus R2. और ऐसा मान लो कि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ वेक्टर R1 minus R2 एंड वेक्टर F1 के बीच में एंगल थीटा है, ऐसा कह सकता हूँ मैं? Yes, sir. वापस से मिस्टेक भैया, वापस से मिस्टेक। नहीं सर, डायरेक्शन। No, sir. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ R1 minus R2, ये डायरेक्शन है आपका R1 minus R2 का, और वो डायरेक्शन के साथ क्या एंगल फॉर्म होगा? तो अगर आपने यहाँ पे थीटा अज्यूम कर ही लिया है तो फिर ये एंगल क्या होगा? ये R1 minus R2 का डायरेक्शन एंड वेक्टर F का डायरेक्शन F1 के बीच में ये एंगल कितना होगा? तो फिर 180 minus theta. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. तो अगर मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर टॉर्क का, तो मैं क्या लिखूंगा? R1 minus R2 का A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, मतलब A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा नहीं है, क्या है? पाई माइनस थीटा। Pi minus theta. बट फॉर्चुनेटली साइन पाई माइनस थीटा वापस से साइन थीटा ही होता है। फॉर्चुनेटली साइन पाई माइनस थीटा, देखो पाई है मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन पाई माइनस थीटा का साइन थीटा ही होगा। तो इसका हो जाएगा R1 minus R2 इंटू साइन थीटा इंटू F1। अब फ्रेंड्स फिगर को देख के बताओ, देखो यहाँ पे मैं है ना एक R अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। अब फिगर को मुझे देख के बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? QR upon OR. OP. QR अपॉन क्या हो जाएगा? साइन QP. QP। तो QP कैन आई से इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ R1 minus R2, Yes, sir. बिकॉज ये वाला जो वेक्टर है ना वो कौन सा है? R1 minus R2 ही तो है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि R1 minus R2 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। तो फाइनली Yes, sir. टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F1 इंटू R1 minus R2 साइन थीटा तो है ना वो QR है। तो अब जाके पता चला कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स कपल, टॉर्क बाय फोर्स कपल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको आप मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं। हाँ, इसको आप मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हो। तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। देखो F1 एंड F2 तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू क्या होगा? इनटू Resultant. QR क्या है? दोनों फोर्स के बीच का, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का इनटू द, बोलो क्या लिखना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन द टू फोर्स मतलब उन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर, बिटवीन द टू फोर्सेस का मतलब दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ टॉर्क, और इट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स कपल। अब ये जो लास्ट में मिला ना वो आपको याद रखना है, 12th के अंदर 3 या 4 बार इसका यूज होगा। इट विल बी यूज्ड 3 और 4 टाइम्स इन द 12th स्टैंडर्ड। फोर्स कपल आएगा
और इसका टॉर्क अगर आपको फाइंड करना है फोर्स कपल का, तो आपको क्या करना है, कोई एक फोर्स ले लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट विल गिव यू द टॉर्क बाय द फोर्स कपल। चलो, क्या ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, ये लास्ट में जो फॉर्मूला डिराइव किया वो आपको याद रखना। पूरा थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये लास्ट वाला भी आपको याद रखना है कि भाई अगर आपको फोर्स कपल का टॉर्क फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? तो कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो वो आपको फोर्स कपल का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, फोर्स कपल का टॉर्क मिल जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये थ्योरी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज 3-4 थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स देखो, आज हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 20 से। तो 20 से 25 21, 22, 23, 24 एंड 25 हमने डिस्कस किया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा है कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन आपको लाना है, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेस लेक्चर। डोंट गो एनीवेयर फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। देखो, हमको ये पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने डिफाइन किया दैट द एंगुलर मोमेंटम कैन बी गिवन बाय, देखो उसका डेफिनेशन क्या था? R cross P. R cross P. Now taking differentiation both the sides with respect to time. Taking a differentiation with respect to time both the side. तो ये हो जाएगा dl by dt is equals to dt of R cross P. चलो, लास्ट लेक्चर में हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हमने सीखा था। यस सर, वेक्टर आर बार आ जाएगा, बाद में डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी इंटू वेक्टर पी। कौन बोला? जैनिल मठिया। वेरी गुड जैनिल। तो पहला जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर आ जाएगा। बहुत सिंपल रूल है। अब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड तो डी एल बाई डी टी रहेगा। अब आपको ये पता होगा कि ये डीपी बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। F. अरे ये तो फोर्स है ना भैया, लीनियर मोमेंटम का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन तो फोर्स है। यस और नो? Yes, sir. और ये डी आर बाई डी टी क्या होता है? V. वेलोसिटी। वेलोसिटी। चलो, यहाँ तक समझ में आया आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. बट मोमेंटम एंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बट जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो mv है। मतलब ये हुआ कि मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, एंड पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भैया? फिर दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वीपी साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन जीरो, पैरेलल वेक्टर साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो फिर अब हम इक्वेशन को अगर लिखना है तो dl by dt इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? Vector R cross vector S. ये तो जीरो हो जाएगा। Am I right फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं ये dl by dt इज इक्वल टू, बट r क्रॉस f तो क्या है भैया? टॉर्क। वो तो टॉर्क है। So that is finally we got the relation between the torque and the angular momentum. Angular momentum and torque के बीच का relation मिल गया। Is it clear friends?
Yes, sir. और इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इट इज आई कैन से इट इज अ न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर अ रोटेशनल मोशन. क्यों? बिकॉज याद करो न्यूटन सेकंड लॉ क्या था कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स. तो द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क. तो वहां पे जो काम लीनियर मोमेंटम कर रहा था वो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कर रहा है. वहां पे जो काम फोर्स कर रहा था वो यहाँ पे वही काम टॉर्क तो कर रहा है. वही सेम टू सेम तो है. The rate of the change of the linear momentum was equals to the force. That was the Newton's second law for the translational motion. So this is the Newton's second law for the rotational motion. It is a similar as it is. Is that clear, friends? Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था. आज हमने बहुत सारे अच्छे थ्योरी, बहुत सारे नए क्वांटिटीज भी डिस्कस किया और रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन के बीच में जो एनालॉजी है वो एनालॉजी थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको. एकदम बिल्कुल एनालॉजी है तो वो ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा. बट आज का सेशन में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स. आज 20 से लेके 26 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया. इज दैट ओके फ्रेंड्स? क्या ये पूरा आज का लेक्चर फ्रेंड्स रिफर करना, इसको प्रिपेयर करना ये बहुत ही ज़रूरी है ये चैप्टर के लिए और आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए भी. ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. आज का सेशन में यहाँ पे Bye, sir. कर रहा हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स.